प्रिय दर्शकों एवं श्रोताओं, आप सबको प्रणाम। हिंदी टेल बुक में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित और आज आप सुनेंगे सादत हसन मंटो जी की लिखी एक कहानी तोबा टेक सिंह। तो आइए हंसते मुस्कुराते शुरू करते हैं आज की कहानी। बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को ख्याल आया कि सामाजिक कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला होना चाहिए। यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं, उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए, और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खाने में हैं, उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। मालूम नहीं यह बात उचित थी या अनुचित, फिर भी बुद्धिमानों के फैसले के मुताबिक इधर उधर ऊंची सतह की कॉन्फ्रेंसें हुई और आखिर पागलों के तबादले के लिए एक दिन निश्चित हो गया। अच्छी तरह छानबीन हो गई। वे मुसलमान पागल जिनके सगे संबंधी हिंदुस्तान में ही थे वहीं रहने दिए गए। बाकी जो बचे उनको सरहद पर रवाना कर दिया गया। पाकिस्तान से चूंकि करीब करीब तमाम हिंदू सिख जा चुके थे, इसलिए किसी को रखने रखाने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। जितने हिंदू सिख पागल थे सबके सब पुलिस की हिफाजत में बॉर्डर पहुंचा दिए गए। उधर की मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागल खाने में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प गपशप होने लगी। एक मुसलमान पागल जो 12 बरस से हर रोज बाकायदी के साथ नमाज पढ़ता था, उससे जब उसके दोस्त ने पूछा, मौलवी साहब या पाकिस्तान क्या होता है, तो उसने बड़े सोच विचार के बाद जवाब दिया, हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहां उस्तरे बनते हैं। जवाब सुनकर उसका दोस्त संतुष्ट हो गया। इसी तरह एक सिख पागल एक दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी, हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है? हमें तो वहां की बोली नहीं आती। दूसरा मुस्कुराया, मुझे तो हिंदुस्तानियों की बोली आती है। हिंदुस्तानी बड़े शैतानी आकड़ आकड़ फिरते हैं। एक दिन नहाते नहाते एक मुसलमान पागल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस जोर से बुलंद किया कि फर्श पर फिसलकर गिरा और बेहोश हो गया। बाज पागल ऐसे थे जो पागल नहीं थे। उनमें ज्यादातर तादाद ऐसे कातिलों की थी जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को कुछ दे दिलाकर पागल खाने भिजवा दिया था कि वह फांसी के फंदे से बच जाए। यह पागल कुछ कुछ समझते थे कि हिंदुस्तान क्यों तकसीम हुआ है और यह पाकिस्तान क्या है, लेकिन सही वाकयात से वह भी बेखबर थे। अखबारों से उन्हें कुछ पता नहीं चलता था और पहरेदार सिपाही अनपढ़ और जाहिल थे, जिनकी वार्तालाप से भी वह कोई नतीजा बरामद नहीं कर सकते थे। उनको सिर्फ इतना मालूम था कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्नाह है, जिसको कायदे आजम कहते हैं। उसने मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। यह कहाँ है, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, इसके बारे में वह कुछ नहीं जानते थे। यही वजह है कि वह सब पागल जिनका दिमाग पूरी तरह से विकृत नहीं हुआ था, इस बखेड़े गिरफ्तार थे कि वह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान में है तो पाकिस्तान कहाँ है? अगर पाकिस्तान में है तो यह कैसे हो गया कि कुछ अरसे पहले यहीं रहते हुए हिंदुस्तान में थे? एक पागल तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में कुछ ऐसा गिरफ्तार हुआ कि और ज्यादा पागल हो गया। झाड़ू देते देते एक दिन दरख्त पर चढ़ गया और टहनी पर बैठकर 2 घंटे निरंतर तकरीर करता रहा, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाजुक मसले पर थी। सिपाहियों ने जब उसे नीचे उतरने को कहा तो वह और ऊपर चढ़ गया। जब उसे डराया धमकाया गया तो उसने कहा, मैं ना हिंदुस्तान में रहना चाहता हूं ना पाकिस्तान में, मैं इस दरख्त पर ही रहूंगा। बड़ी देर के बाद जब उसका दौरा सर्द पड़ा तो नीचे उतरा और अपने हिंदू सिख दोस्तों से गले मिल मिलाकर रोने लगा। इस ख्याल से उसका दिल भर आया था कि वह उसे छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएंगे। एक एमएससी पास रेडियो इंजीनियर जो मुसलमान था और दूसरे पागलों से बिल्कुल अलग थलग बाग की एक खास पगडंडी पर सारा दिन कपड़े उतारकर दफेदार के हवाले कर दिए और नंग धड़ंग सारे बाग में चलना फिरना शुरू कर दिया। चिंयोट के एक मोटे मुसलमान ने, जो मुस्लिम लीग का सरगर्म कारकुन रह चुका था और दिन में 15-16 मरतबा नहाया करता था, अचानक यह आदत छोड़ दी। उसका नाम मोहम्मद अली था। चुनांचे उसने एक दिन अपने जंगले में ऐलान कर दिया था कि वह कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह है। उसकी देखा देखी एक पागल मास्टर तारा सिंह बन गया।
इससे पहले कि खून खराबा हो जाए, दोनों को खतरनाक पागल करार देकर अलहदा अलहदा बंद कर दिया गया। लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील मोहब्बत में नाकाम होकर पागल हो गया था। जब उसने सुना कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया तो उसे बहुत दुख हुआ। अमृतसर की एक हिंदू लड़की से उसे मोहब्बत थी जिसने उसे ठुकरा दिया था, मगर दीवानगी की हालत में भी वह उस लड़की को नहीं भूला था। वह उन तमाम हिंदू और मुसलमान लीडरों को गालियां देने लगा जिन्होंने मिल मिलाकर हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर दिए हैं, और उसकी महबूबा हिंदुस्तानी बन गई है और वह पाकिस्तानी। जब तबादले की बात शुरू हुई तो उस वकील को कई पागलों ने समझाया कि वह दिल बुरा ना करे, उसे हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा, उसी हिंदुस्तान में जहां उसकी महबूबा रहती है। मगर वह लाहौर छोड़ना नहीं चाहता था। उसका ख्याल था कि अमृतसर में उसकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। यूरोपियन बार्ड में दो एंग्लो इंडियन पागल थे। उनको जब मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को आज़ाद करके अंग्रेज चले गए हैं तो उनको बहुत सदमा हुआ। वह छुप छुप कर घंटों आपस में इस महत्वपूर्ण समस्या पर वार्तालाप करते रहते कि पागल खाने में अब उनकी हैसियत किस किस्म की होगी। यूरोपियन वार्ड रहेगा या उड़ा दिया जाएगा? ब्रेकफास्ट मिला करेगा या नहीं? क्या उन्हें डबल रोटी के बजाय ब्लडी इंडियन चपाटी को जहर मार नहीं करनी पड़ेगी? एक सिख था जिसे पागल खाने में दाखिल हुए 15 वर्ष हो चुके थे। हर वक्त उसकी जबान से यह अजीबो गरीब शब्द सुनने में आते थे। ओपर दी गड़गड़ दी अनेक्स दी वेंदियाना दी मूंग दी दाल ऑफ द लालटेन। वह न दिन को सोता था न रात को। पहरेदारों का कहना था कि 15 वर्ष के तवील अरसे में वह एक पल के लिए भी नहीं सोया था। वह लेटता भी नहीं था, अलबत्ता कभी कभी दीवार के साथ टेक लगा लेता था। हर वक्त खड़ा रहने से उसके पांव सूज गए थे और पिंडलियां भी फूल गई थी, मगर जिस्मानी तकलीफ के बावजूद वह लेटकर आराम नहीं करता था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पागलों के तबादले के बारे में जब कभी पागल खाने में वार्तालाप होती थी तो गौर से सुनता था। कोई जब उससे पूछता कि उसका क्या ख्याल है तो वह बड़ी संजीदगी से जवाब देता, ओपर दी गड़गड़ दी अनेक्स दी बेंदियाना दी मूंग दी दाल ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट। लेकिन बाद में ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह ऑफ द टोबा टेक सिंह गवर्नमेंट ने ले ली, और उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू कर दिया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, जहाँ का वह रहने वाला है। किसी को भी मालूम नहीं था कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। जो बताने की कोशिश करते थे वह खुद इस उलझाव में गिरफ्तार हो जाते थे कि सियालकोट पहले हिंदुस्तान में होता था पर अब सुना है कि पाकिस्तान में है। क्या पता कि लाहौर जो आज पाकिस्तान में है कल हिंदुस्तान में चला जाए, या सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाए। और यह भी कौन सीने पर हाथ रखकर कह सकता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों किसी दिन सिरे से गायब ही हो जाए। एक सिख पागल के केश छिदरे बहुत छोटे रह गए थे। चूंकि बहुत कम नहाता था इसलिए दाढ़ी और सिर के बाल आपस में जम गए थे, जिसके कारण उसकी शक्ल बड़ी भयानक हो गई थी, मगर आदमी नुकसान पहुंचाने वाला नहीं था। 15 वर्षों में उसने कभी किसी से झगड़ा फसाद नहीं किया था। पागल खाने के 2 पुराने मुलाजिम थे। वह उसके बारे में इतना जानते थे कि टोबा टेक सिंह में उसकी बहुत जमीन थी, अच्छा खाता पीता जमींदार था, कि अचानक दिमाग उलट गया। उसके रिश्तेदार उसे लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में बांधकर लाए और पागल खाने में दाखिल करा गए। महीने में एक बार मुलाकात के लिए यह लोग आते थे और उसकी खैर खैरियत पता करके चले जाते थे। एक मुद्दत तक यह सिलसिला जारी रहा, पर जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की गड़बड़ शुरू हुई तो उनका आना जाना बंद हो गया। उसका नाम विशन सिंह था, मगर सब उसे टोबा टेक सिंह कहते थे। उसको यह कदापि मालूम नहीं था कि दिन कौन सा है, महीना कौन सा है, या कितने साल बीत चुके हैं। लेकिन हर महीने जब उसके सगे संबंधी उससे मिलने के लिए यहाँ आने के करीब होते तो उसे अपने आप पता चल जाता। चुनांची वह दफेदार से कहता कि उसकी मुलाकात आ रही है। उस दिन वह अच्छी तरह नहाता, बदन पर खूब साबुन घिसता और बालों में तेल डालकर कंघा करता। अपने वह कपड़े जो वह कभी इस्तेमाल नहीं करता था निकलवाकर पहनता और यूं सज बनकर मिलने वालों के पास जाता। वह उससे कुछ पूछते तो वह खामोश रहता या कभी कभार ओपर दी गड़गड़ दी अनेक्स दी वेंदियाना दी मूंग दी दाल ऑफ द लालटेन कह देता। उसकी एक लड़की थी जो हर महीने एक उंगली बढ़ती बढ़ती 15 वर्षों से जवान हो गई थी। विशन सिंह उसको पहचानता ही नहीं था। वह बच्ची थी
जब भी अपने बाप को देखकर रोती थी। जवान हुई तब भी उसके आंखों से आंसू बहते थे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का किस्सा शुरू हुआ तो उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू कर दिया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। जब उसे संतोषजनक जवाब ना मिलता तो उसकी कुरेद दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। अब मुलाकात भी नहीं आती थी। पहले तो उसे अपने आप पता चल जाता था कि मिलने वाले आ रहे हैं, पर अब जैसे उसके दिन की आवाज भी बंद हो गई थी जो उसे उनके आगमन की खबर दे दिया करती थी। उसकी बड़ी इच्छा थी कि वह लोग आएं और उससे हमदर्दी प्रकट करते थे, उसके लिए फल, मिठाइयाँ और कपड़े लाते थे। वह आए तो वह उनसे पूछे कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। वह उसे निसंदेह बता देंगे कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। उनका ख्याल था कि वह टोबा टेक सिंह से ही आते हैं जहां उनकी जमीनें हैं। पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो खुद को खुदा कहता था। उससे जब एक रोज विशन सिंह ने पूछा टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, तो उसने स्वभावानुसार कहा लगाया और कहा वह न पाकिस्तान में है न हिंदुस्तान में, इसलिए कि हमने अभी तक हुक्म ही नहीं दिया। विशन सिंह ने उस खुदा से कई मर्तबा बड़ी मिन्नत समाजत से कहा कि वह हुक्म दे दे ताकि झंझट खत्म हो, मगर खुदा बड़ा मसरूफ था, इसलिए कि उसे और बेशुमार हुक्म देने थे। एक दिन तंग आकर विशन सिंह खुदा पर बरस पड़ा। ओपर दी गड़गड़ दी नेक्स्ट दी बेंदियाना द मूंग दी दाल ऑफ द वाहे गुरु जी द खालसा एंड वाहे गुरु जी द फतेह। इसका शायद मतलब था कि तुम मुसलमानों के खुदा हो, सिखों के खुदा होते तो जरूर मेरी सुनते। तबादले से कुछ दिन पहले टोबा टेक सिंह का एक मुसलमान जो विशन सिंह का दोस्त था मुलाकात के लिए आया। मुसलमान दोस्त पहले कभी नहीं आया था। जब विशन सिंह ने उसे देखा तो एक तरफ हट गया, फिर वापस जाने लगा, मगर सिपाहियों ने उसे रोका। यह तुमसे मिलने आया है, तुम्हारा दोस्त फजलदीन है। विशन सिंह ने फजलदीन की तरफ एक नजर देखा और कुछ बड़बड़ाने लगा। फजलदीन ने आगे बढ़कर उसके कंधों पर हाथ रखा। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे मिलूं, लेकिन फुर्सत ही ना मिली। तुम्हारे सब आदमी खैरियत से हिंदुस्तान चले गए थे। मुझसे जितनी मदद हो सकी मैंने की। तुम्हारी बेटी रूप कौर। वह कहते कहते रुक गया। विशन सिंह कुछ याद करने लगा। बेटी रूप कौर? फजलदीन ने रुक रुक कर कहा। हाँ, वह भी ठीक ठाक है, उसके साथ ही चली गई थी। विशन सिंह खामोश रहा। फजलदीन ने फिर कहना शुरू किया। उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हारी खैर खैरियत पूछता रहूं। अब मैंने सुना है तुम हिंदुस्तान जा रहे हो। भाई बलवीर सिंह और भाई बधावा सिंह से मेरा सलाम कहना, और बहन अमृत कौर से भी। भाई बलवीर से कहना कि फजलदीन राजी खुशी है। 2 भूरी भैंसे जो वह छोड़ गए थे उनमें से एक ने कट्टा दिया है, दूसरी के कट्टी हुई है, पर वह 6 दिन की होके मर गई। और मेरे लायक जो खिदमत हो कहना, मैं हर वक्त तैयार हूं। और यह तुम्हारे लिए थोड़े से मरूंडे लाया हूं। विशन सिंह ने मरूंडों की पोटली लेकर पास खड़े सिपाही के हवाले कर दी और फजलदीन से पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है? फजलदीन ने कदरे हैरत से कहा, कहाँ है? वही है जहां था। विशन सिंह ने फिर पूछा, पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में। नहीं, पाकिस्तान में। फजलदीन बौखला सा गया। विशन सिंह बड़बड़ाता हुआ चला गया। ओपर दी गड़गड़ दी अनेक्स दी वेंगियाना दी मूंग दी दाल ऑफ दी पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान ऑफ दी दूर फिटे मुंह। तबादले की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। इधर से उधर आने वाले पागलों की सूचियां पहुंच चुकी थी और तबादले का दिन भी निश्चित हो चुका था। सख्त सर्दियां थी जब लाहौर के पागल खाने से हिंदू सिख पागलों की भरी हुई लॉरियां पुलिस के सुरक्षा दस्तों के साथ रवाना हुई। संबंधित अफसर भी साथ थे। वाघा के बॉर्डर पर दोनों तरफ के सुपरिटेंडेंट एक दूसरे से मिले और आरंभिक कार्रवाई खत्म होने के बाद तबादला शुरू हो गया, जो रात भर जारी रहा। पागलों को लॉरियों से निकालना और उनको दूसरे अफसरों के हवाले करना बड़ा कठिन काम था। बाज तो बाहर निकलते ही नहीं थे। जो निकलने पर राजी होते उनको संभालना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि वह इधर उधर भाग उठते थे। जो नंगे थे उनको कपड़े पहनाए जाते तो वह उन्हें फाड़कर अपने तन से जुदा कर देते। कोई गालियां बक रहा था, कोई गा रहा था, कुछ आपस में लड़ रहे थे, कुछ रो रहे थे, बिलख रहे थे। कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी।
पागल औरतों का शोरगुल अलग था और सर्दी इतने कड़ाके की थी कि दांत से दांत बज रहे थे। पागलों की बहुमत इस तबादले के हक में नहीं था, इसलिए कि उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें अपनी जगह से उखाड़कर कहाँ फेंका जा रहा है। वह चंद पागल जो कुछ सोच समझ सकते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। 2-3 बार फसाद होते होते बचा, क्योंकि बाज मुसलमानों और सिखों को यह नारे सुनकर तैश आ गया था। जब विशन सिंह की बारी आई और वाघा के उस पार का संबंधित अफसर उसका नाम रजिस्टर में दर्ज करने लगा तो उसने पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? संबंधित अफसर हंसा, पाकिस्तान में। यह सुनकर विशन सिंह उछलकर एक तरफ हटा और दौड़कर अपने बाकी बचे साथियों के पास पहुंच गया। पाकिस्तानी सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और दूसरी तरफ ले जाने लगे, मगर उसने चलने से इनकार कर दिया। टोबा टेक सिंह यहाँ है, और जोर जोर से चिल्लाने लगा, ओपड़ दी गड़गड़ दी अनेक्स दी बेंगियाना दी मूंग दी दाल ऑफ दी टोबा टेक सिंह एंड पाकिस्तान। उसे बहुत समझाया गया कि देखो, अब टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में चला गया है, अगर नहीं आया है तो उसे फौरन वहां भेज दिया जाएगा, मगर वह ना माना। जब उसको जबरदस्ती दूसरे तरफ ले जाने की कोशिश की गई तो वह दरमियान में एक जगह इस अंदाज में अपनी सूजी हुई टांगों पर खड़ा हो गया जैसे अब उसे कोई ताकत नहीं हिला सकेगी। आदमी चूंकि हानि पहुंचाने वाला ना था, इसलिए उससे और अधिक जबरदस्ती ना की गई। उसको वहीं खड़ा रहने दिया गया और तबादले का बाकी काम होता रहा। सूरज निकलने से पहले संज्ञाहीन जड़वत विशन सिंह के हलक से एक आकाश भेदी चीख निकली। इधर उधर से कई अफसर दौड़े आए और उन्होंने देखा कि वह आदमी जो 15 वर्ष तक दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा रहा था, औंधे मुंह लेटा है। उधर खारदार के तारों के पीछे हिंदुस्तान था, इधर वैसे ही तारों के पीछे पाकिस्तान। दरमियान में जमीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था, टोबा टेक सिंह पड़ा था। अभी आप सुन रहे थे सआदत हसन मंटो की लिखी ये कहानी टोबा टेक सिंह। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और यह भी बताएं कि ऐसी और कौन सी रचना आप सुनना चाहते हैं। हम जल्द ही लौटेंगे एक नई रचना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।